Hello my dear class 10th lovely students. I am Sameer Tripathi, your social science educator and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। इसके पुराने चैप्टर्स की मैं अगर बात करूं तो सर हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी जेंडर डिवीजन एंड कास्ट, और उससे पहले भी हमने जो चैप्टर्स डिस्कस किए थे कहीं ना कहीं हम उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा करते हुए आए हैं। हम देखते हुए आए हैं कि सर किस तरीके से एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब उससे पहले एक थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती क्यों है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज डेमोक्रेसी। क्या है सर? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सर? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोगों का रूल बाय पीपल। डेमोस मतलब पीपल, क्रेशिया मतलब पावर। ठीक है सर। अब डेमोक्रेसी के जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी सर सर्टेनली दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी सर? एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन कौन सी होती हैं सर? एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है सर? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली अपने डिसीजंस को लेते हैं कलेक्टिवली और उनको किसी भी लीडर की जरूरत नहीं पड़ती है। कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या कि सपोज एक जगह पे 100 लोग रह रहे हैं और उन्हें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो 100 लोग साथ में आएंगे, बैठेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि सर जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सपोज इंडिया की ही मैं बात करूं, अराउंड 141 करोड़ के आसपास आज इंडिया की पॉपुलेशन है। 141 करोड़ लोगों को साथ में लेकर आना, उनको बिठाना किसी भी डिसीजन को करने के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट? और लोगों के पास उतना टाइम, उतना इंटरेस्ट और मे बी उतना पोटेंशियल नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर वो अपनी राय दे सकें। तो उस केस में हम क्या करते हैं सर? उस केस में हम चलाते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पे लोग अपने इलेक्टेड लीडर्स को चुनते हैं। लोग अपने बिहाफ में, ग्रुप ऑफ पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपने बिहाफ में वो क्या कर रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्टली वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ना करके इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे सर? इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में वो अपने लीडर को चुनते हैं और बाद में उनका लीडर उनके बिहाफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या देख रहे हैं कि आपको एक लीडर चुनने की जरूरत है जो आपके बिहाफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। ठीक है सर। अब जब हमने लीडर चुन लिए हैं, अब हमने लीडर चुन लिए हैं कि सर सपोज हम मान के चलते हैं कि हमने 5 लाख पे एक लीडर चुना है, कि 5 लाख लोगों ने एक लीडर को चुना है। अब सर लीडर तो चुन लिया है, अब लीडर उन क्या 5 लाख लोगों के लिए ही काम करेगा? ठीक है सर। सपोज मान के चलते हैं कि वो लीडर उन 5 लाख लोगों के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही पूरी कंट्री ने अपने लिए लीडर सिलेक्ट कर लिए हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इनडायरेक्टली लोगों ने अपने लीडर्स चुन लिए हैं। तो हर एक व्यक्ति जिस जगह से इलेक्ट हुआ है वो उस जगह के लिए तो काम करेगा, लेकिन पूरे नेशन के लिए जब काम करने की बारी आएगी तो कैसे कोई डिसीजन मेकिंग होगा? सर ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है ना। फिर से समझिए आप उस बात को कि सर मैंने अपने लीडर को चुना। सपोज मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं तो मैंने अपने लीडर को चुन लिया कि मेरे भोपाल में एक एमपी होंगे, ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने उनको चुन लिया है। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भोपाल के लिए तो काम कर रहे हैं, वैसे एक इंदौर के लिए हैं, विदिशा के लिए हैं, बाकी सब जगहों के लिए हैं, और अलग अलग स्टेट्स में ऐसे ही कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है सर। तो ये सब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल पे जब किसी प्रोग्राम को बनाने की बारी आएगी तो कैसे डिसाइड होगा कि नेशनल लेवल पे क्या प्रोग्राम बनना चाहिए? राइट क्योंकि इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जरूरतें तो पता है, लेकिन एक बड़े लेवल पे जब इन सबको साथ में आके कोई डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो ये सारे लीडर्स कैसे करेंगे? कैसे वो कोई एक पॉलिसी बनाएंगे? क्योंकि हर एक लीडर के विचार अलग हैं। हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था इकोनॉमिक्स से, अगर आप रिलेट करें, कि सर हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट को लेकर अपना एक अलग विचार होता है। हर पर्सन का डेवलपमेंट को लेकर अपना एक अलग विचार हो सकता है, और कई बार वो विचार जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है मे बी सामने वाले व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। तो उस केस में ऐसी पॉलिसीज कैसी बनाई जाएंगी कि सर सभी लोगों का एक साथ विकास हो सके? सर यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रहा है। तो यहीं पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्या सर? पॉलिटिकल पार्टीज। कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? ग्रुप ऑफ लीडर्स को साथ में लेकर आती हैं। ग्रुप ऑफ लीडर्स को वो साथ में लेके आती हैं और उन्हें एक कॉमन एजेंडा प्रोवाइड कराते हैं कि सपोज मैं एक पार्टी का मेंबर हूं तो पार्टी एज अ होल काम करेगी और उसके जितने भी लीडर होंगे वो एक कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलेंगे जिससे कि कलेक्टिव या कॉमन गुड या कलेक्टिव गोल को हम अचीव कर सकें। फाइन। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और डेमोक्रेसी के अंदर उनकी जरूरत क्या है।
बात करें अगर कि सर व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर भले ही हमें डेमोक्रेसी या रिपब्लिक के बारे में पता ना हो, बट पॉलिटिकल पार्टीज दे आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। कि सर किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या होता है सर? पॉलिटिकल पार्टीज। कई सारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो कॉमन लोग हैं जिन्हें इतने सारे टिपिकल शब्दों का पता नहीं है, पार्लियामेंट के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो अपने यहाँ के नेता, विधायक या पॉलिटिकल पार्टी को तो जरूर जानते होंगे। कि कांग्रेस या बीजेपी की अगर आप बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, आप सपा की बात करें, बसपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वो अपने लीडर और पार्टी को जरूर जानते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया जैसी कंट्री के मैं अगर बात करूं जहां पे अभी भी कई सारे लोग इलिटरेट हैं और उतने उनको आइडिया नहीं है, लेकिन वो पूरी पॉलिटिक्स को समझ तो नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए जो जिस तरीके से वो समझते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उनकी रूलिंग पार्टी ही है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे अंडरस्टैंड गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल पार्टीज एंड दैट इज व्हाई दे आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। दे आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन जहां पे वो लोगों के बीच में जाती है और लोगों को बताती है कि गवर्नमेंट से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल पार्टी कनेक्टिंग लिंक का भी काम करती है। किसके बीच में? लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। कि हमारा जो एक लीडर है वो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरलिंक प्रोवाइड करा रहा है, कहीं ना कहीं एक जरिया प्रोवाइड करा रहा है जिसके थ्रू हम अपनी नीड्स और डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। तो जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की विजिबिलिटी तो है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल पार्टी पॉजिटिव काम या पॉजिटिव कॉनोटेशन के तौर पे लोगों के सामने आ तो रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉनोटेशन भी जुड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। कई सारे लोगों का मानना होता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की गलत पॉलिटिक्स के कारण ही देश का विकास नहीं हो पा रहा है, इतना करप्शन है, ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है, और पावर शेयर जो है वो भी ढंग से नहीं फॉलो कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत करप्ट है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन भी क्रिएट करती है पॉलिटिकल पार्टी, और ये हमने थर्ड चैप्टर में बात की थी। मीनिंग की मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है सर? पॉलिटिकल पार्टी इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो जनरली साथ में आते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और जो पावर होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अगर मैं और सिंपल शब्दों में बताऊं, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जिनके विचार सब सेम है, ताकि वो साथ में आ सके, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें और रूल कर सकें। सो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या? लाइक माइंडेड पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर एंड रन गवर्नमेंट। फाइन, ग्रेट सर। वो कुछ पॉलिसीज पे अग्री करते हैं, मतलब अगर मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं तो सर्टेनली मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ आइडियोलॉजीज और कुछ पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि एक कलेक्टिव गुड को हम प्रमोट कर सकें। कि सर इंडिविजुअली शायद मैं कलेक्टिव गुड प्रमोट ना कर पाऊं, बट अगर सपोज हम सब साथ में आ जाएं तो हम एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर काम कर सकते हैं और एक कलेक्टिव व्यू, कलेक्टिव डेवलपमेंट का व्यू जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज, मैंने अभी बताया कि अलग अलग विचार हो सकते हैं कि क्या गुड है लोगों के लिए, क्या बैड है। पॉलिटिकल पार्टी जनरली क्या कोशिश करती है कि वो लोगों को परसुएट करें कि किसकी पॉलिसी सबसे बेस्ट है। कि देखिए, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता बन सकती है जो 100% लोगों के लिए वेलफेयर का काम करे, ठीक है। हर इंसान के डेवलपमेंट के विचार अलग अलग हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश ये करती हैं कि जितने भी डाइवर्जेंट व्यूज हैं उन सबको अपने पास लेकर आएं और लोगों के सामने एक कलेक्टिव एजेंडा प्रोवाइड कराएं। तो उससे क्या होगा कि लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सर एक पॉलिटिकल पार्टी 1 है, पॉलिटिकल पार्टी 2 है। अब इन्होंने अपने प्रोग्राम्स बता दिए, इन्होंने अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बता दी। अब लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल को इनमें से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का काम अच्छा लगेगा वो उसको वोट देंगे एंड अल्टीमेटली वो पावर में आएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज के होने से ये फायदा होता है कि कलेक्टिव गुड के लिए काम किया जा सकता है, कलेक्टिव आइडिया पर काम किया जा सकता है और लोगों को, लीडर्स को साथ में, डिफरेंट लीडर्स को साथ में लाके हम लोगों को एक कॉमन एजेंडा प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। कई बार आप देखेंगे कि पार्टीज ऑल्दो वो डेवलपमेंट और कलेक्टिव गुड तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिवीजन भी क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टीजनशिप। कि वो सोसाइटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग वन पार्टी, वन ग्रुप ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग वन पार्टी। और ये विजिबल भी आपने देखा भी होगा आज के टाइम पे कितनी चर्चाएं होती हैं, आप कभी भी जाके देखिए। तो आप कभी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जाएंगे, स्पेशली अंकल जी लोगों के बीच में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि पॉलिटिक्स पे ही चर्चा हो रही है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक लीडर का सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी और एक लीडर का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। सो दिस पॉलिटिकल पार्टी इट क्रिएट्स अ पार्टीजनशिप इन द सोसाइटी, कि कहीं ना कहीं वो एक डिवीजन क्रिएट कर देता है, एक फैक्शन क्रिएट कर देता है सोसाइटी के अंदर। ग्रुप्स में बांट देता है लोगों को कि कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर पार्टी की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ठीक है।
तो जनरली पॉलिटिकल पार्टी को हम कैसे जानते हैं सर? पॉलिटिकल पार्टीज को हम जानते हैं कि वो क्या पॉलिसीज बना रही हैं, कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली उनका सपोर्ट बेस क्या है, ठीक है। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी आइडेंटिटीज बनती जाती हैं। अब जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज में जनरली हमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। सबसे पहला क्या होता है सर? लीडर्स। सबसे पहला क्या होता है सर? लीडर्स, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले क्या आएंगे सर? लीडर्स आएंगे। उसके बाद कौन आते हैं सर? एक्टिव मेंबर्स। की लीडर्स तो हो गए बट कई सारे मेंबर्स भी होते हैं ना, जो पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। और लास्टली आते हैं फॉलोवर्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स, राइट। ग्रेट सर। फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? तो हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। मेनली उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि पावर को होल्ड करना और गवर्नमेंट को रन करना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव बनकर उन्हें पावर होल्ड करनी है, गवर्नमेंट रन करना है ताकि कलेक्टिव गुड किया जा सके। तो अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का सर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है सर? कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट। इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करना। क्या आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जनरली क्या करती हैं सर? इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती हैं, लोगों के सामने विचार रखती हैं और इलेक्शन लड़के जो भी पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर देती है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए जनरली मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहला काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है कि इलेक्शन लड़ना और पावर को होल्ड करने की कोशिश करना। उसके बाद जब उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है या इलेक्शन लड़ चुके होते हैं तब वो क्या करते हैं कि लोगों के सामने अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखते हैं, राइट। जैसे मैं बताऊं कि सपोज एक तरफ कांग्रेस पार्टी रख लेते हैं, एक तरफ बीजेपी पार्टी। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हम बिजली पानी प्रोवाइड कराएंगे, भाजपा पार्टी बोल रही है कि सर हम रोड बनवाएंगे और घर बनवाएंगे। अब आप देख लीजिए, तो जिस सेक्शन ऑफ ग्रुप को बिजली पानी चाहिए वो कांग्रेस के साथ जाएगा, जिस सेक्शन ऑफ ग्रुप को रोड और घर चाहिए वो बीजेपी के साथ जाएगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती हैं, उनके सामने एक चॉइस रखती हैं कि आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए, आपके इंटरेस्ट क्या क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। जो भी पार्टी आपकी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है, आप जाइए उनको सपोर्ट कीजिए, उनको वोट दीजिए और जब उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो वो आपके लिए काम करेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट काम क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज, अब जब पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट हो गई तो पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट जो बनाई जाती है उसमें पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं सर? पूरी कंट्री के लिए लॉ मेकिंग का काम करती हैं, लॉ बनाने का काम करती हैं, नियम कानून बनाने का काम करती हैं पूरे देश के लिए। उसके बाद सर पॉलिटिकल पार्टीज दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और गवर्नमेंट को रन करती हैं। गवर्नमेंट क्या सर? बेसिकली वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, लोगों के रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या होती है सर? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर रही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चला रही होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट फॉर्म करना और गवर्नमेंट रन करना ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। अब पार्टीज क्या करती हैं? अलग अलग लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स को ट्रेन करती हैं और उन्हें अलग अलग कैबिनेट मिनिस्ट्री भी देती हैं। उसके अलावा ये तो हो गई एक पार्टी जो जीत गई, जो हार गई उसका क्या सर? उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। द पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी नहीं लेके आ पाई या जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसका सर? अपोजिशन पार्टी का। अपोजिशन पार्टी का एक होता है ना रूलिंग पार्टी, एक होता है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी में वो पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन नहीं जीत पाई। तो अपोजिशन पार्टी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या सर? कि अगर कंप्लीटली चेक रखना कि ये जो गवर्नमेंट है अभी वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, उनके अगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो लोगों के सामने लेकर आना, उन्हें हाईलाइट करना, उन्हें पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को देखते उनकी देख रेख करते रहना कि अगर कहीं पे भी कोई भी गलती करें तो हम उस गलती को लोगों के सामने हाईलाइट करें ताकि अगले इलेक्शन में लोग हमें वोट दें। तो जो पार्टी हार जाती है वो किसका काम करती है सर? वो काम करती है अपोजिशन पार्टीज का। उसके अलावा पब्लिक पार्टीज, ये पार्टीज क्या करती हैं? लोगों के ओपिनियन शेप करती हैं कि पार्टीज कोई भी एक पर्टिकुलर एजेंडा उठाएगी और आपके ओपिनियन को शेप करना शुरू करेगी। वो कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जैसे मैं बात करूं कि बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बात करनी शुरू की कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए। आर्टिकल 370 को हटाने की जब बात होनी शुरू हुई तो लोगों ने उसके बारे में चर्चाएं करनी शुरू की, लोगों को उसके बारे में एक आइडिया लगना शुरू हुआ, लोगों ने अपने विचार देने शुरू किए, लोगों ने समझना शुरू किया कि सर क्यों इसको हटाना जरूरी है। एंड इस तरीके से एक पब्लिक ओपिनियन शेप होना शुरू हो गया कि एक पब्लिक ओपिनियन शेप होता है। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आती है, कोई भी एजेंडा बनाती है तो उससे लोगों के ओपिनियन बनना शुरू होते हैं कि सर ये सही है या गलत है, पार्टी को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके अलावा वो कई सारे इश्यूज को भी हाईलाइट करती है, राइट। कैसे सर? मेंबर्स और एक्टिविस्ट के थ्रू, प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू, और पार्टी प्रोवाइड कराती है एक्सेस लोगों को। किसके बीच में सर? पार्टी एक्सेस प्रोवाइड कराती है लोगों को गवर्नमेंट की, कि सर
पीपल और गवर्नमेंट के बीच में जो लिंकिंग पॉइंट होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अब नेसेसिटी की जो मैंने बात की, तो नेसेसिटी हम देखते हैं कि सर पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी बहुत ज्यादा है। कैसे? पहले हम ये समझते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई तो क्या, ठीक है सर। तो देखते हैं कि सर कई सारे स्टेट्स में, कई सारी जगहों पे ऑल्दो पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे पंचायत इलेक्शन जो होते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं होती, लेकिन एक फैक्शन जरूर होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जरूर होते हैं जो अपने कैंडिडेट्स को पुट अप करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे लीडर्स को साथ में लाया जा सके और कोशिश की जाए कि हम एक कॉमन पॉलिसी पे आ सके। उसी तरीके से अगर लार्जर नेशनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सर हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार हैं डेवलपमेंट को लेकर। हम मानते हैं कि सर आज के टाइम पे हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, मतलब 543 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और सब इंडिपेंडेंट हैं तो हर एक जगह से एक लीडर आया, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर आया है। कि मैंने अभी बताया था भोपाल से एक इलेक्ट हुआ, इंदौर से एक इलेक्ट हुआ, विदिशा से एक इलेक्ट हुआ। अब ये क्या करेंगे कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो काम करेंगे, बट जब नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बनानी होगी, कॉमन पॉलिसी बनानी होगी जो एक कॉमन वेलफेयर के लिए होगी, तो कैसे पॉलिसी बनेगी, मेजॉरिटी कैसे आप लेकर आएंगे? क्योंकि हर एक मेंबर के अपने अलग विचार हैं, उनका तो कोई कॉमन विचार है ही नहीं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे तो हमने काम कर ली, लेकिन जैसे सपोज मैं क्लास 10th पढ़ा रहा हूं तो मैंने 10th के लिए तो अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन मुझे 11th 12th का भी ख्याल रखना है, लेकिन मैं क्यों रखूं भाई? मेरे को तो 10th के लिए हायर किया गया है, अब 12th का बच्चा आ रहा है डाउट पूछने, उसके वेलफेयर के लिए हमें एज अ स्कूल के लिए पूरी कोई पॉलिसी बनानी है, तो मैं बोल दूंगा नहीं मैं क्यों बनाऊं भाई, मैं सिर्फ 10th पे फोकस करूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एज अ होल स्कूल भी हमें ध्यान रखना है ना कि सर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में क्या टाइमिंग है, लंच कब हो रहा है, छुट्टी कब हो रही है, इनमें भी कोई प्रोग्राम फंक्शन हो रहा है तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो मैं तब करूंगा जब मैं सर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट होऊंगा। अगर मेरे विचार अलग हैं और मैं सिंगल इंडिविजुअल हूं तो मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं? मैं बस आऊंगा, अपना पीरियड लूंगा, चला जाऊंगा, मुझे फिर उसके बाद मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। बट ऐसे तो काम नहीं चल सकता। उसी तरीके से अगर कंट्री के अंदर लीडर्स को इलेक्ट कर लिया हमने इंडिविजुअल को, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो काम करेंगे, बट एक कॉमन गोल बना पाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग लीडर्स के अलग अलग विचार हैं, वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे आ ही नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा कि पूरे देश के लिए कोई पॉलिसी बन ही नहीं पाएगी और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहीं पे इंपॉर्टेंट रोल आता है पॉलिटिकल पार्टीज का, राइट कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लाया जा सके और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जा सके। उसके अलावा एक मैकेनिज्म ऑफ सपोर्ट भी चाहिए होता है, राइट कि अगर गवर्नमेंट चलानी है तो आपको मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी चाहिए मतलब कुछ मिनिमम नंबर ऑफ लीडर्स का आपको सपोर्ट चाहिए कि एटलीस्ट 273 लीडर्स आपको सपोर्ट कर रहे हो। तो ये कब हो पाएगा? जब वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के हिस्सा होंगे। कि सपोज अब हमने सब इंडिविजुअल आए, उन्होंने अग्री तो कर लिया कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, मतलब हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, बट सब फिर बाद में जब मीटिंग हुई तो अलग अलग जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, गवर्नमेंट फिर ब्रेक हो गई। फिर कुछ लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई, फिर कुछ विचार का द्वेष आया, फिर गवर्नमेंट ब्रेक हो गई। एक रिस्पॉन्सिबल और एक रेगुलर गवर्नमेंट फॉर्म कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी तो कलेक्टिव गुड नहीं होगा, और अगर कलेक्टिव गुड नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। उसके अलावा हम ये भी नहीं देख पाएंगे कि काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज लोग अपोज करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कामों को, तो काम अच्छा होगा। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो सर ऑब्वियसली ये सारे गवर्नमेंट जो है करप्ट हो जाएगी, इनजस्ट हो जाएगी, अनजस्ट हो जाएगी, और क्या कह सकते हैं कि बहुत ही इम्बैलेंस्ड गवर्नमेंट फॉर्म होगी। पॉलिटिकल पार्टीज ये सारी नीड्स को फुलफिल करती हैं और लोगों को प्रोवाइड कराती हैं एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो लोगों के कॉमन गुड्स के लिए, कॉमन वेलफेयर के लिए काम कर सके। ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि सर कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो ये सवाल का जवाब दे पाना थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि इंडिया की मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो इंडिया के अंदर 750 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टी हैं। इंडिया के अंदर 750 प्लस रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। ऑल्दो इनमें से कुछ ही पर्टिकुलर पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन जीती हैं, मेजर पार्टीज हैं जिनके नाम हमें सुनने को मिलते हैं, बाकी सारी जो पार्टीज हैं वो छोटे लेवल की पार्टी हैं। तो सवाल यही आता है कि एक पर्टिकुलर एक अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर टोटल कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो आइए पहले सिस्टम को समझते हैं कि सर कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम। ऐसा कहां हमें देखने को मिलता है? चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी। कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना में सिर्फ एक लौती पार्टी है। चाइना की बात करूं, रशिया की बात करूं, इन सब जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ यही पार्टी जो है गवर्नमेंट चलाती है। तो इट इज नोन एज वन पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज में जनरली क्या होता है कि एक या दो मेनली पार्टी होती हैं, और उससे ज्यादा मतलब दो मेजर पार्टीज होती हैं, उसके अलावा नहीं होती। जैसे मैं बात करूं कि यूएसए की, मैं एग्जांपल दूं आपको यूएसए की।
कि रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, दैट्स इट। यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है। तो इसको क्या बोलते हैं हम सर? टू पार्टी सिस्टम के, जहां पे मेजरली दो पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और उन्हीं के बीच में पावर जो है चेंज होती रहती है। तो इट इज नोन एज टू पार्टी सिस्टम। यूएसए इसका एग्जांपल है। और लास्टली आती है कि सर कुछ कंट्रीज में बहुत सारी गवर्नमेंट्स होती हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं एंड इलेक्शन जीतते हैं। उसे कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, कि जहां पर बहुत सारी पार्टीज हैं, मोर देन टू पार्टीज जहां पर हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और साथ में आके गवर्नमेंट फॉर्म कर रही हैं, उसको कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। और ये इंडिया में हमें देखने को मिलता है। इंडिया में हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो कई बार क्या होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण वोट्स बढ़ जाते हैं और किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो सब साथ में आते हैं, अलायंस फॉर्म करते हैं और एक गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट, या फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए साथ में आते हैं और फॉर्म करते हैं एक अलायंस या फिर फ्रंट। इसको क्या कहा जाता है? अलायंस। जैसे अभी कांग्रेस ने बनाया था इंडिया अलायंस, राइट, कि सर बहुत सारी पार्टीज जो हैं छोटी छोटी वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ गई और उन्होंने एक सिंगल पार्टी बना ली अलग पार्टीज ने मिलके, तो उसे कहा गया अलायंस या फ्रंट। इसे क्या कहा जाता है? अलायंस या फ्रंट। इंडिया की मैं बात करूं तो हमारे पास दो हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए है बीजेपी का अलायंस, यूपीए है कांग्रेस का अलायंस। ठीक है, मैं लिख देता हूं। सर हमारे पास है दो पर्टिकुलर अलायंस, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, it is BJP led alliance, and UPA, United Progressive Alliance. It is led by Congress. किसके द्वारा लीड की जा रही है? कांग्रेस के द्वारा। So generally we have two alliances, National Democratic Alliance and United Progressive Alliance. It is led by Congress. ठीक है, NDA and UPA। और इंडिया के अंदर हमने देखा कि अगेन अलग अलग सोशल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, कल्चरल इंटरेस्ट और इतनी सारी चीज़ों के कारण इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है। सो इनमें से कौन सा बेटर है? तो हम क्या समझ पाते हैं कि सर अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग पार्टी सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है, कि ये मैटर नहीं करता कि पार्टी सिस्टम कितनी है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैटर ये करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम कर रही हैं और किस तरीके से लोगों के लिए बेटर वर्क कर रही हैं, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अलग सोशल और रीजनल डिवीजन है, उसकी अलग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स और सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, तो उसके मद्देनजर अलग अलग कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, राइट। अब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो हम इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमने क्या देखा? इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल होने का मतलब कि हमारे यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर चलता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट्स। तो अब यहाँ पे अलग अलग टाइप पार्टी होती है या एक ही पार्टी है जो हर जगह इलेक्शन लड़ती है? तो इसी को हम समझते हैं कि सर इंडिया के अंदर अलग बहुत सारे फेडरल सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पे दो लेवल ऑफ पार्टीज देखने को मिलती हैं। एक कौन सी? सर एक होती हैं जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फेडरल यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं और एक होती हैं जो अलग अलग यूनिट्स ऑफ फेडरेशन में प्रेजेंट होती हैं। तो सर एक यूनिट को प्रेजेंट कर रही है दैट इज स्टेट पार्टी, और अलग अलग यूनिट्स पे खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं दैट इज सर यूनियन। ठीक है, सॉरी इसको आप ऐसे समझिए कि जो एक सिर्फ एक लेवल पे है वो है यूनियन, कि कंट्री की तो सिर्फ एक पार्टी होती है ना, दूसरी होती है स्टेट की, अलग अलग स्टेट्स में भी वो पार्टी है, दैट इज नोन एज स्टेट पार्टी। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ पार्टीज कौन कौन सी? सर सेंट्रल पार्टीज या नेशनल पार्टीज, और दूसरी होती है स्टेट पार्टीज। ठीक है, ऑलराइट सर। नेशनल पार्टीज कौन सी होती हैं? सर देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। तो पूरे कंट्री की जो पूरे एक बड़े से पार्टी होती है अलायंस, वो कहलाती है नेशनल पार्टी। इनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है और इनके खुद के एक जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरे नेशनल लेवल पे इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल्ड क्राइटेरिया रखा हुआ है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोलेंगे, किस पार्टी को हम स्टेट पार्टी बोलेंगे। तो पहले समझते हैं स्टेट पार्टी किसको बोलेंगे। तो सर बहुत ध्यान से सुनना है, a party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly। कि किसी भी एक स्टेट के मान के चलते हैं कि एमपी का जो स्टेट है, एमपी के स्टेट में इलेक्शन हुए और इसमें जो टोटल वोट्स पड़ी वो 100 पड़ी, बट 100 में से 6 वोट जो हैं ये इस पार्टी के पास गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6% वोट इस पार्टी को मिल गई, राइट। और
wins at least 2 seats is recognized as state party। कि अगर स्टेट पार्टी हमें बनाना है तो सपोज मैंने एक पार्टी बनाई और मैंने लेजिस्लेटिव इलेक्शन लड़े, असेंबली इलेक्शन लड़े, ठीक है, असेंबली इलेक्शंस मैंने कॉन्टेस्ट किए। अब मुझे खुद की पार्टी को एक स्टेट पार्टी बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं? तो मैंने जो इलेक्शन लड़ा, मुझे उस इलेक्शन के अंदर टोटल जितने भी वोट पड़े हैं उसका एटलीस्ट 6% मिलना चाहिए। टोटल वोट्स जितने भी पड़े हैं उसका एटलीस्ट 6% वोट मेरी पार्टी को मिलना चाहिए, और एटलीस्ट मैं 2 सीट जीतना चाहिए, कि मेरे 2 कैंडिडेट जीतना चाहिए और मुझे 6% वोट मिलना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया हमें फुलफिल करने हैं, राइट? कि मुझे टोटल कितने 6% वोट चाहिए, अ टोटल ऑफ 6% वोट और 2 सीट्स उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली में। कि सर एमपी में मैंने इलेक्शन लड़े तो एमपी में जितनी भी वोटिंग हुई उसका 6% वोट मुझे मिला मेरी पार्टी को, और प्लस मेरे 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट भी हो गए, तो मैं एक स्टेट पार्टी बन जाऊंगा। जैसे आम आदमी पार्टी वो एक स्टेट पार्टी है, राइट? बीजू दल जो हो गया वो एक स्टेट पार्टी है। वैसे कई सारी ऐसी अलग अलग पार्टीज हैं जो स्टेट पार्टीज हैं। तो अगर मुझे खुद को स्टेट पार्टी बनाना है तो मुझे एटलीस्ट 6% वोट चाहिए किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एटलीस्ट 2 सीट में सिक्योर करना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्शन में। अब बात करते हैं कि सर नेशनल पार्टी, हम किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कैसे बोलेंगे? तो नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि सर उस पर्टिकुलर पार्टी को किसी भी एक जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं उन्हें लोकसभा के जनरल इलेक्शन में या तो टोटल 6% वोट मिले, कि सर जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उनमें जितनी भी वोट काउंटिंग हुई है उसका टोटल 6% उन्हें मिला हो, ठीक है। जनरल इलेक्शन में जितनी वोटिंग हुई है, लोकसभा इलेक्शंस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो लोकसभा इलेक्शन के अंदर उस पार्टी को उस लोकसभा में टोटल 6% वोट मिले हों, या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों में से कोई सा भी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। या तो किसी भी लोकसभा इलेक्शन में टोटल जितने वोट्स पड़े उसके 6% वोट मिले हों, या फिर किसी भी 4 असेंबली इलेक्शन में 6% वोट मिले हों, ठीक है। कि किसी भी 4 असेंबली इलेक्शन में, सपोज उन्होंने 4 जगह से इलेक्शन लड़ा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और गुजरात, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, तो इन सब जगहों पे उन्हें 6% वोट मिले हों, इन चारों जगहों पे। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया काम करेगा, या तो लोकसभा जनरल इलेक्शन में टोटल जितने वोट पड़े उसका 6% मिले, या फिर इन 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में जितनी भी टोटल वोटिंग हुई उन सब में 6% वोट मिले हों, और लोकसभा के अंदर एटलीस्ट उन्हें 4 सीट मिले हों, कि ये सीट्स एटलीस्ट 4 लोकसभा के अंदर होनी चाहिए। तो 4 सीट्स लोकसभा के अंदर ये कंपलसरी है, 4 सीट्स लोकसभा के अंदर कंपलसरी है। और सेकंड क्राइटेरिया में आप 2 में से एक काम कर सकते हैं, या तो लोकसभा के अंदर टोटल 6% वोट मिले हों, या 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में टोटल 6% वोट मिले हों। जब ऐसा क्राइटेरिया कोई भी पार्टी फुलफिल करती है तो उसे कहा जाता है नेशनल पार्टी, तो 2019 के हिसाब से मैं अगर बात कर रहा हूं तो हमारे पास कुछ 5 या 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज थी इंडिया के अंदर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। सबसे पहली है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये 1 जनवरी 1998 को फॉर्म हुई थी ममता बनर्जी जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टी की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी, कांशी राम जी ने इसकी ओपनिंग की थी, और ये बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करती है। फिर आती है भारतीय जनता पार्टी, हम सब इसके बारे में जानते हैं, 1980 में फॉर्म हुई थी, किसके द्वारा? भारतीय जनसंघ, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी, उसी की सक्सेसर पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कल्चरल नेशनलिज्म, या हिंदुत्व की ये बात करता है कि सर हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या हिंदुत्व की बात करते हैं, और ये फादरलैंड की बात करते हैं, पितृभूमि या मातृभूमि, मदरलैंड की बात करते हैं, और ये एक नेशन बनाना चाहते हैं कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर, कल्चरल नेशनलिज्म की, एक ऐसा नेशन हो जहां पे सेम कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग होने चाहिए। तीसरी आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में फॉर्म हुई, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को सपोर्ट करती है। उसके बाद CPIM, इट ऑल्सो बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ये भी CPI की ही सक्सेसर हुई। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, फेमसली नोन एज कांग्रेस, इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और आगे चल के ये एक इंपॉर्टेंट पार्टी बनी। ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, लेफ्ट या राइट नहीं, बैलेंस्ड व्यूज है, कि ना पूरी तरीके से गरीबों के लिए, ना पूरी तरीके से प्रो रिच पार्टी है, इट्स अ सेंट्रिस्ट पार्टी। उसके बाद आती है नेशनल कांग्रेस पार्टी, 1999 में फॉर्म हुई थी, कांग्रेस पार्टी से ही डिवाइड होकर फॉर्म हुई नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी, इन सभी पार्टीज के बारे में छोटा छोटा आपको दिया हुआ है आपकी किताब में एक्सर्प्ट्स, उनको पढ़ लीजिएगा ताकि अगर कोई भी सवाल आए तो आप लिख के आ सकते हैं उनके ऊपर।
स्टेट पार्टीज की मैं अगर बात करूं तो ये पूरा मैप है जो आपको कई सारी ऐसी स्टेट पार्टीज के बारे में बताती है। मैं जैसे इंडिया की बात करूं तो सर 7 पार्टीज के बीच में से कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनको स्टेट पार्टीज भी, ये तो मेजर 7 पार्टीज हो गई, उसके अलावा कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनको स्टेट पार्टीज कहा जाता है या फिर रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, राइट। कुछ जो इनमें से इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं वो कई सारी सिर्फ स्टेट्स में ही लिमिटेड है, जैसे सपा की बात करूं, बसपा की बात करूं, तृणमूल कांग्रेस की मैं बात करूं, तो ये सब ऑल्दो नेशनल पार्टीज तो हैं बट कहीं ना कहीं वो स्टेट पार्टीज भी हैं, ठीक है। बीजेडी की मैं आरजेडी की बात करूं मैं, या फिर मैं बात करूं हेमंत सोरेन जी की पार्टी जो कि झारखंड में है, उन जेजेपी झारखंड शक्ति मोर्चा ये एक पार्टी है, जन पार्टी ये भी एक पार्टी है, झारखंड जन शक्ति पार्टी, ये सारी पार्टीज जो हैं ये स्टेट पार्टीज हैं और पर्टिकुलरली एक ही पर्टिकुलर जगह पे वो फेमस हुई। जैसे मैंने बताया समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, इनकी नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं बट मेनली ये स्टेट्स में ही एक्टिव हैं। 1996 के बाद देखेंगे कि सर कई सारी ऐसी पार्टीज को सहारा मिला है कि वो नेशनल लेवल पार्टीज में भी आ सके, क्योंकि 1996 के बाद कोalition गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। तो कोalition गवर्नमेंट के चलते क्या हुआ कि इन पार्टीज का सपोर्ट लिया गया कि सपोज कोalition गवर्नमेंट बन रही है, अब असेंबली इलेक्शन हुए तो स्टेट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना ज्यादा है कि उस स्टेट की असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन दोनों में उसके कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट से जरूरत पड़ रही है कि सपोज बीजेपी को गवर्नमेंट बनानी है और उन्हें समाजवादी पार्टी से भी हेल्प चाहिए, तो बीजेपी ने जनरल इलेक्शन में बाकी सारे स्टेट से तो अच्छी पार्टी की, लेकिन यूपी की जो सीट्स हैं, सपोज मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश की जो असेंबली इलेक्शन की सीट है, एमपी की सीट्स हैं, वो सारी समाजवादी पार्टी ले गई। अब जब बीजेपी को गवर्नमेंट बनानी है तो उन्हें सर ये सीट्स की हेल्प चाहिए, ये लीडर्स की हेल्प चाहिए, तो क्या करेंगे, समाजवादी पार्टी को बोलेंगे कि आपके जो जनरल इलेक्शन के कैंडिडेट हैं आप हमारे साथ मर्ज कीजिए और नेशनल लेवल पे हमारे साथ काम कीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कोalition गवर्नमेंट चलने के कारण कई सारी रीजनल पार्टीज को भी मौका मिला है नेशनल लेवल पे आकर काम करने का। अब सर बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। ये क्वेश्चन हर बार आता है, मार्क करके रख लीजिए 5 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज? तो देयर आर सम चैलेंजेस। पहले चैलेंज की बात करूं तो पार्टीज के अंदर खुद ही इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, राइट। कई सारी पार्टीज हैं जिनके अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है कि सर एक पर्टिकुलर फैमिली ने उस पार्टी पे अपना कब्जा जमा लिया है, उसी के मेंबर्स लीडर बनते जा रहे हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को मौका ही नहीं मिल रहा है, राइट। किसी भी बाहरी व्यक्ति को मौका ही नहीं मिल रहा है, वो मेंबरशिप के रजिस्टर नहीं रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं रख रहे हैं, इंटरनल इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करा रहे हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स को तो चांस ही नहीं मिल रहा है अपने विचार को रखने का। सिर्फ टॉप मेंबर्स जो हैं, जो उस पर्टिकुलर फैमिली या उस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उनके पास उस पार्टी का पूरा कंट्रोल है। तो आम जो मेंबर्स हैं, आम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि इस पार्टी के अंदर आके वो काम कर सकें। सेकेंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। ये इसी चीज से कहीं ना कहीं आता है कि सर एक ही टॉप पोजीशन जो है वो उस पर्टिकुलर फैमिली ने अपने हाथों में हथियार रखे हैं कि सर वो इंटरनली उन्होंने इतना स्ट्रांग होल्ड बना रखा है कि पहले उनके डैडी उस पार्टी के मेंबर थे, मतलब हेड थे, फिर उनकी डॉटर बन गई, फिर उनके बेटे बन गए, फिर उनके बेटे बन गए, एंड बहुत लंबे समय से ऐसा ही चला आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों को चॉइसेस मिल ही नहीं पा रही हैं, लोगों को चॉइसेस मिल ही नहीं पा रही हैं, और सिर्फ वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए उनको लीडर बना दिया जा रहा है। ऑल्दो उनके पास वो पोटेंशियल या कैपेबिलिटी नहीं है, बट स्टिल दे आर मेड दी लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। थर्ड चैलेंज की मैं बात करूं तो रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, कि कुछ पार्टीज जो हैं वो गुंडागर्दी और पैसे का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत रही हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रही हैं, वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को आगे लेकर आ रही है जिनके पास बहुत पैसा है। अब इलेक्शन हो रहा है, लोगों के बीच में वो पैसा बांट रहे हैं या उनको डरा धमका कर वो इलेक्शन जीत जा रहे हैं, और इस तरीके से वो इलेक्शन जीत रहे हैं। कई सारी पार्टीज तो इवन क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट कर रही हैं इलेक्शन जीतने के लिए कि सर आपने क्रिमिनल्स को नॉमिनेट कर दिया, अब कोई भी क्रिमिनल आगे आके उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन गया है और वो एज अ लीडर इलेक्ट हो रहा है। और फोर्थ चैलेंज की मैं बात बताऊं तो लोगों को मीनिंगफुल चॉइसेस ही नहीं मिल पा रही हैं। अब डाइवर्जेंट व्यूज को साथ में लाने के लिए क्या हो रहा है ना कि अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ में आके मिल जा रही हैं। तो पहले मैं बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा को जानता था, इनकी 4 अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, तो लोग अपने हिसाब से इनके बारे में बात कर सकते थे। बट अब अलायंस सिस्टम के आ जाने के कारण सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोज कांग्रेस के साथ अलायंस बना लिया, तो अब इनका तो चॉइसेस ही खत्म हो गए, वो एक ही पार्टी बन गई। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों के पास आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं और लोगों को प्रॉपर चॉइसेस नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। और यही कारण है कि ये जो डेमोक्रेसी, इंटरनली जो हम डेमोक्रेसी को बात करते हैं कि लोगों को मीनिंगफुल चॉइसेस मिलनी चाहिए, सर उनको मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं मिल पा रही हैं। और कई बार तो होता है कि सर आपको डिफरेंट लीडर्स भी नहीं मिल रहे हैं।
आप एक सेट ऑफ लीडर्स को ही बार बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, आप कैसे ही दूसरे को इलेक्ट कीजिएगा? कि एक पार्टी ने एक लीडर का नाम चुन लिया, दूसरी पार्टी ने दूसरे का, हर इलेक्शन में वही लीडर इलेक्ट हो रहा है। ऑल्दो मुझे चाहिए कि कोई और नया लीडर आए, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो हमारे सामने आते हैं। अब देखते हैं कि इनको टैकल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो काम किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट करके एमएलएज और एमपीज को इलेक्शन के बाद पार्टी चेंज करने से मना कर दिया। देखिए पहले क्या होता था, 1980s तक क्या होता था कि सपोज मैंने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन जीत गया, बट बीजेपी ने मुझे ज्यादा पैसे दिए, मैं बीजेपी में चला गया। तो सर ऑल्दो मैं इलेक्शन जीता कांग्रेस से, बट बीजेपी में चला गया, बीजेपी में मैं ऐड हो गया, तो उनकी सरकार बन गई। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है? डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक लीडर जिस पार्टी से इलेक्ट हुआ है उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी चेंज कर ले। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कि सर अगर अब आपने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज की, आपका नॉमिनेशन खत्म, आप जो जीते हुए हैं वो कैंसिल हो जाएगा और अब आपको दूसरी पार्टी में फिर से जाके फ्रेश इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे। तो इससे कोशिश ये की जा रही है कि एक स्ट्रांग लोग जिस चॉइस को लाना चाहते हैं, लोग जिन लीडर्स को लाना चाहते हैं और जिस पार्टी को लाना चाहते हैं, वही पार्टी पावर में आनी चाहिए। उसके अलावा सर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऑर्डर भी पास किए हैं ताकि मनी का और क्रिमिनल केसेस का भी इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। जैसे अब इलेक्शन के पहले ये मैंडेटरी हो गया है कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक एफिडेविट फाइल करनी है जहां पे उन्हें अपने पेंडिंग क्रिमिनल केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और अपने असेट्स जो भी उनके पास पैसे हैं उन सब की भी इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर भी पास किया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी रेगुलरली इलेक्शन कराएंगे, कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर मेंबर्स खुश नहीं है तो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि आपकी पार्टी का हेड कौन होगा, आपकी पार्टी का लीडर, जैसे मैं बात करूं बीजेपी के अभी हैं जेपी नड्डा, कांग्रेस के हैं खड़गे, राइट, तो आपको विद इन द पार्टी हेड के बीच में भी इलेक्शन करवाना है, विद इन द पार्टी इलेक्शन होना चाहिए और लोगों को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, प्लस पार्टी का कितना इनकम है और क्या सारी चीजें हो रही है उसका आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है। तो कई बार आप देखेंगे कि पार्टी ऑल्दो ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो गए हैं, लेकिन अभी भी वो इसको एज अ फॉर्मेलिटी ही चलाते हुए जा रहे हैं और अभी भी हमें ये क्लियर नहीं है कि सर ये स्टेप्स हमें कितना हेल्प कर पा रहे हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे सजेशंस भी लोगों ने दिए हैं या पॉलिटिकल लीडर्स ने दिए हैं जिससे पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सके। सबसे पहले क्या कि सर पार्टीज के जो इंटरनल अफेयर हैं उन्हें रेगुलेट किया जाए, कि सर इंटरनली अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी में आप देख रहे हैं कि डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है या कोई भी बहुत सारे क्रिमिनल्स आ गए हैं तो उसे रेगुलेट करना है, उसे ध्यान रखना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है पूरी पार्टी पॉलिटिक्स को ना चला पाए। उसके अलावा ये भी कंपलसरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करें, कौन मेंबर्स कितना काम कर रहे हैं वो चीज का ध्यान रखा जाए। उसके अलावा अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लोगों को आजादी दें कि वो ऊपर के लेवल पे आ सके, उनका डिसीजन मेकिंग में मेजर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और उन्हें भी प्रॉपर रोल मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। उसके अलावा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को यह मैंडेटरी करना चाहिए कि विमेन के लिए 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व होनी चाहिए, कि आपकी पार्टी से 1/3 कैंडिडेट जो हैं वो विमेन ही होनी चाहिए, राइट, और डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी विमेन का 1/3 कोटा होना ही चाहिए। उसके अलावा स्टेट फंडिंग जो है इलेक्शंस की वो भी होनी चाहिए, राइट, कि गवर्नमेंट को अपनी पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें कुछ एक्सपेंसेस के लिए पैसा देना चाहिए ताकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना होना पड़े। एंड अल्टीमेटली ये जो सपोर्ट है ये हेल्प करेगा उन्हें कि सर आप जितने वोटर्स आपने सिक्योर किए उस हिसाब से हम आपको, कई बार क्या होता है कि अपोजिशन पार्टीज के पास तो फंड ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए कि वो उन पार्टीज को, भले ही वो रूलिंग हो या अपोजिशन, सबको एक मिनिमम कैश रिजर्व प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि सभी को फेयर चांस मिल सके कि वो अपने आप का प्रचार प्रसार कर सकें और इलेक्शन में फेयर तरीके से कंटेस्ट कर सकें। बट हमें ये चीज भी ध्यान रखना है कि सर लीगल सॉल्यूशंस जो हैं इनके वो चीज भी प्रेजेंट हो, लेकिन ओवर रेगुलेशन भी ना हो, राइट, ओवर रेगुलेशन भी ना हो कि हम बहुत ज्यादा उनके ऊपर अगर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और पार्टीज अब नए नए तरीके निकालने शुरू कर देगी जिससे वो इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को चीट कर सकें। दो और वेज क्या हो सकते हैं कि लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करें, लोग और जागरूक हो जाएं, लोग और समझदार हो जाएं कि कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है कि नहीं, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके विचारों के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो उनका अपोजिशन होना चाहिए और लोगों को एज अ प्रेशर ग्रुप काम करना चाहिए। वो पेटिशंस ला सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, एजिटेशंस कर सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज और अच्छे तरीके से तब इंप्रूव हो सकती हैं जब वो लोग जो देश की भलाई करना चाहते हैं, जो लोगों की भलाई करना चाहते हैं, वो खुद इस पॉलिटिकल एरेना में आना शुरू कर दें।
तो आप समझ पा रहे हैं कि ऑल दो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं डर्टी है, बट वहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है और कोशिश यही करनी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम और रिफॉर्म करते रहें ताकि एक बेटर डेमोक्रेसी को हम अचीव कर सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस चैप्टर। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।